नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, ये जो टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ महागठबंधन है, जिसका कोई छोर कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। क्या उन्होंने मतदान होने से पहले ही अपनी हार मान ली है, जो उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है एक क्रिकेटर के नाम पर? आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह का ट्वीट किया है। वाई इजंट सरफराज खान सिलेक्टेड इवन फॉर इंडिया ए? क्या ये मुद्दा है सर कि कोई सिलेक्ट हुआ टीम के लिए या नहीं? देखिए, ये अजीबोगरीब हालात हैं साहब। कभी कभी ये नेशनलिस्ट बन जाते हैं कुछ मुद्दों को लेकर के, कभी कभी ये इस तरह की सांप्रदायिक अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं। और ये अकेले नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं जो समय समय पर इस तरीके से समाज में एक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, एक विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं से इनको लगता है कि ऐसा करके ही हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे या सरवाइव कर पाएंगे या राजनीति कर पाएंगे और उससे कुछ हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि अब जो भारतीय जनमानस है, जो भारतीय समाज है, और एक नेशन के तौर पर अब देश भारत एक राष्ट्र के रूप में किस तरीके से बिहेव करना शुरू कर चुका है। और बार बार ये लोग इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स करते हैं, इस तरह की लाइन लेते हैं, और टेलीविजन चैनल भी फिर इनको आमंत्रित करके इनकी बाइट लेते हैं, लंबे लंबे इंटरव्यूज देते हैं। फिर प्राइम टाइम में भी ये चीज़ें सुर्खियां बनने लगती हैं। जो नॉन इशू होने चाहिए उनको इशू की तरह बना करके पेश किया जाता है और टीआरपी हासिल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं अंजू जी कि जो आम आदमी हैं उनको इनकी इस तरह की बकवासबाजी से कोई लेना देना है नहीं। आप किसी सड़क पर जाकर के किसी ठेली वाले से, रेहड़ी वाले से, जूता काटने वाले से, नाई की दुकान पर चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, उनसे अगर आप पूछिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा या शमा मोहम्मद ने क्या कहा, उनको इससे कोई लेना देना है नहीं। तो ये बेवजह की बातें करते रहते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर जो लोग सक्रिय हैं या जो इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी पर कई बार टिप्पणी करते हैं या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उनके तो छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी संख्या भी कितना है, 1% भी नहीं होगी जो इस तरह की बयानबाजी को महत्व देते हैं या इन पर अपनी टिप्पणी वगैरह करते हैं। तो ये लोग एक्चुअल में इररिलेवेंट हो चुके हैं। लोग इन लोगों से एक तरीके से मुंह मोड़ चुके हैं। अब आप असदुद्दीन ओवैसी, इनकी पार्टी कितनी बड़ी है, एकमात्र सांसद हैं ये अपनी पार्टी के। 2019 में एक और चुन करके आए थे औरंगाबाद से, छत्रपति संभाजी नगर से। संभाजी नगर जिनको औरंगाबाद पहले कहते थे, वहां से एक मोहम्मद जलील जो है चुन करके आए थे। इस बार वो भी हार गए। अकेले हैं ये अपनी पार्टी के। लेकिन इनको कितना समय दिया जाता है, कितना फुटेज खाते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में। लेकिन सर, ये जो शमा मोहम्मद है, आप इनको देखिए ना, पहले भी इन्होंने रोहित शर्मा को लेकर टीका टिप्पणी की थी। कांग्रेस की नेता है, अब फिर से टिप्पणी कर रही हैं, गौतम गंभीर पर सवाल खड़े कर रहे हैं सिलेक्शन को लेकर। तो कांग्रेस पार्टी के जो तथाकथित बड़े बड़े प्रवक्ता हैं या राहुल गांधी, उनको इसको मना नहीं करना चाहिए या इसको नकारना नहीं चाहिए कि ये ठीक तरह का मुद्दा नहीं है। लेकिन सबकी चुप्पी है, यानी कि अंदर खाने सब सोच रहे हैं कि इससे शायद फायदा हो जाए, क्योंकि झारखंड से ही आते हैं क्रिकेटर जिनको ये घसीट रहे राजनीति में। एक्चुअल में अभी जो दुबई में मैचेज हुए हैं और उसमें जो एक स्टैंड लिया गया पहलगाम की घटना के बरक्स और ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए कि हमारी टीम, हमारे कैप्टन पाकिस्तानी टीम या पाकिस्तानी कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे, एक डिस्टेंस बना करके रखेंगे, और बाकी तो छोड़ दीजिए,
उनके जो पाकिस्तानी बोर्ड के चेयरपर्सन हैं और वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, और जो एशियन क्रिकेट एसोसिएशन के इस समय चीफ भी हैं, उनके हाथों से ट्रॉफी लेने से भी इनकार किया हमने। तो ये जो इस समय तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको ये लोग एक्चुअल में पचा नहीं पाए थे, जो फैसला लिया था बीसीसीआई ने और हमारी क्रिकेट टीम ने कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसको लेकर के पाकिस्तान में तो अच्छा खासा बवाल हुआ। हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन और अल्टीमेटली चैंपियनशिप जीतना, उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अच्छा, ये जो सवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही है और गौतम गंभीर पर अटैक करने की कोशिश कर रही है, वो इसलिए कि जब भारत का प्रतिनिधित्व करते थे आपके गौतम गंभीर और ओपनिंग के लिए आते थे, तब जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होते थे तो अक्सर टकराव होते थे, और गौतम गंभीर जो है वो टफ स्टैंड लेते थे पिच पर भी और फील्ड में भी। फील्डिंग कर रहे हैं तो भी और बैटिंग कर रहे हैं तो भी उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। और कुछ क्रिकेटर्स का, कुछ खिलाड़ियों का पाकिस्तान को लेकर के स्टैंड बहुत क्लियर है, वो मुखरबी हैं। गौतम गंभीर उनमें से एक खिलाड़ी हैं जो मुखरबी हैं। लेकिन ये शो करना या ये कहने की कोशिश करना कि चूंकि गौतम गंभीर टीम के इस समय हेड कोच हैं, इसलिए किसी मुस्लिम खिलाड़ी का चयन नहीं हो रहा है या कोई वो और बात है। अरे भाई, इन्हीं गौतम गंभीर के रहते हुए कई मुस्लिम खिलाड़ी बॉलर टीम में रहे हैं, उन्होंने खेला है, उन्होंने गेंदें फेंकी हैं। मोहम्मद शमी वो मुस्लिम नहीं है क्या? या सिराज वो मुस्लिम नहीं है क्या? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जो कहते हैं कि राजनीति करना और जानबूझ करके राजनीति करना, ये लोग एक्चुअल में अब हो गए हैं पूरी तरीके से एक्सपोज। और मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कभी ये नारा दिया करती थी कि जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वो अब जातिवादी भी हो गई है। वो जो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती थी, वो अब सांप्रदायिक भी हो गई है और खुल करके वो सांप्रदायिक खेल खेल रही है। या तो उसके अपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को देख लो या शमा सिकदर जैसे लोगों को देख लो। तो ये सब जो है जानबूझ करके इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इसका एक ही मकसद है, खोई हुई जमीन को किस तरह हासिल किया जाए और जो थोड़े से कट्टरपंथी टाइप के सोच के लोग हैं उनको किस तरीके से आकर्षित किया जाए। जी सर, लेकिन मजेदार ये है कि अगर आप राहुल की वो रोहिंग्या बचाओ यात्रा को देख लें, वहां पर वोट चोरी का मामला उठाने की कोशिश की गई, फिर दलित कार्ड खेलने की कोशिश की गई, सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए। और अब देखिए कि कल ही उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत गए थे राहुल की तरफ से बात करने के लिए लालू एंड कंपनी के साथ, और अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अशोक गहलोत के बहाने नतमस्तक हो गए हैं तेजस्वी के सामने। लगता है आपको कि तेजस्वी का नाम सीएम के तौर पर ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ इंडी गठबंधन या महागठबंधन अनाउंस करेगा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें? देखिए, दोनों की जो राजनीतिक विरासत है वो खानदान की है। तेजस्वी यादव लालू के साहबजादे हैं, राहुल गांधी जो हैं वो सोनिया और राजीव गांधी के और इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू के नाती, जो भी आप समझें। तो दोनों जो है वो वंशवादी राजनीति की देन है। अच्छा, दोनों ही झूठी ईगो से ग्रस्त हैं और दोनों के ही नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई है। आप देखिए कि लालू यादव या राबड़ी देवी कब चीफ मिनिस्टर थे और कब से जो है इनके परिवार में चीफ मिनिस्टरशिप नहीं आई। इसी तरीके से 89 के बाद गांधी फैमिली का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। 89 में राजीव गांधी हटे थे
और उसके करीब 2 साल बाद उनकी लिट्टे के आतंकवादियों ने श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में हत्या कर दी थी। तो 89 और अब 25 2025 तो 25 और 11 36 साल से इस परिवार का कोई प्रधानमंत्री बना नहीं है। तो यह फ्रस्ट्रेशन जो है वो किस लेवल पर होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। तो जितना फ्रस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये सब एक एक करके जो इनसे सुख सुविधाएं और वैभव वो सब छीना, उसकी वजह से ये हालत हुई है आज इनकी। तो ये एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी के फ्रस्ट्रेशन एक मोर्चे पर, 2 मोर्चे पर नहीं। आज आपने देखा वो एआई से जनरेट जो एक डोनाल्ड ट्रंप का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो उन्होंने जारी किया है, कितना आपत्तिजनक है वो। पीआईबी को फैक्ट चेक करके उसका खंडन जारी करना पड़ा। तो इस तरह की हरकतें रोज होती है इनके ट्विटर हैंडल पर। तो कोई भी इस तरह के बयान दे या कोई भी इस तरह के कदम उठाए, समझ में आता है कि क्या है और खेल क्या है। अशोक गहलोत का जहां तक सवाल है, अशोक गहलोत को क्यों भेजा गया और तेजस्वी से बंद कमरे में उन्होंने जो 1-1.5 घंटे तक बातचीत की, लालू से मुलाकात की, राबड़ी से मुलाकात की, साथ में इनके कृष्णा अल्लावरू और कुछ दूसरे नेता भी गए थे। पहले रायता फैलाओ ठीक तरीके से, ईगो दिखाओ, और उसके बाद जब चीजें समेटने में ना आए तो फिर अशोक गहलोत जैसों को याद करो, उनसे कहो कि भाई जाकर के अब संभालो, ये जो रायता बिखर गया है इसको किसी तरह समेटो। करीब 12 सीटें हैं जहां ये महागठबंधन के सहयोगी दल, उनके प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हैं। 6 से 7 सीटें कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने। कुछ सीटें जहां वामपंथी दलों के लोग आमने इनके सामने, या तो आरजेडी के या कांग्रेस पार्टी के। तो ये क्यों हुआ है? पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जिस समय सीटों पे बैठ करके बात करने की जरूरत थी, जिस समय समस्याओं का समाधान करने की जरूरत थी, उस समय तो राहुल गांधी मलेशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में घूम रहे थे, और जब आए तो उसके बाद भी टाइम नहीं था उनके पास कि इन चीजों पर डिस्कशन कर लिया जाए। जबकि पहले चरण के नॉमिनेशन की तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई थी, 2 दिन बचे थे, तब ये चंडीगढ़ में घूम रहे थे। एक दलित डीआईजी ने सुसाइड कर लिया भाई, तो वहां जाकर के दलित राजनीति करो। उसके बाद एक वाल्मीकि की संदिग्ध स्थितियों में मृत्यु हुई रायबरेली में, वहां पहुंच गए। फिर असम में पहुंच गए, एक सिंगर की डेथ हो गई तो वहां पहुंच गए। पहले चरण के नामांकन के समय तो कोई टॉक्स ही नहीं हुई, सीटें ही तय नहीं हो पाई, कितने पर आरजेडी लड़ेगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी। फिर दूसरे चरण से पहले भी यही हुआ। ईगो 7वें आसमान पर लेकर के जो लीडरशिप बैठी हो और जो सामने वालों से भी कुछ सीखने को तैयार ना हो। वही अमित शाह ने लगातार बात की है, चिराग से भी, कुशवाहा से भी, नीतीश बाबू से भी। एक अन्य मार्ग पहुंच गए पटना, वहां बैठ करके बात की उनसे। यानी जो भी, ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ समस्याएं नहीं थी, या जितनी सीटें दी जा रही थी उतने में लोग संतुष्ट थे। जीतन मांझी का भी बीच में बयान आ गया था, कुशवाहा को दिल्ली बुला करके बात करनी पड़ी कि भाई तुम्हारी राज्यसभा सीट जारी रहेगी और बाकी भी देखेंगे, विधान परिषद वगैरह में तुम्हारे लोगों को एडजस्ट करेंगे और कुछ जब सरकार बनेगी देखेंगे जी। समस्याएं वहां भी थी, लेकिन उनकी नीयत, उनकी इच्छा ये थी कि ये चीजें ज्यादा ना फैलें और कोई बागी ना होने पाए। तो समस्याओं का समाधान करने की जब नीयत हो और जब थोड़ा सा हम और क्या दे सकते हैं ये भावना हो, तब चीजें सुलझ जाती हैं। यहाँ तो हड़पने के लिए बैठे हैं ये कि मैं क्या और ले सकता हूं, इस भावना से काम करते हैं, तो समस्याएं तो कैसे सुलझेंगी? सर,
आपको लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में वो है तेजस्वी की उम्मीदवारी को लेकर कि उसको सीएम पद का उम्मीदवार एक तरह से माना जाए इस महागठबंधन में, यही दोनों के बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि जो अशोक गहलोत के साथ मुलाकात हुई इसमें कुछ इस पर मोहर लगी होगी, तभी आज ये लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या ये मुद्दा अभी भी ज्यों का त्यों है, इस पे कोई बात नहीं बनी होगी? नहीं, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। मान लिया हम एक ऐसे ही अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे गणित में कई बार जो है हम कह देते हैं कि भाई चलो ये फिगर मान लेते हैं। तो मान लिया कि इनको बहुमत मिल जाता है और तमाम सकारात्मक चीजों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अगर ये बहुमत मिल जाता है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? कांग्रेस के लोगों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बिल्कुल आरजेडी अगर बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आएगी तो आरजेडी का ही ना बनेगा, और आरजेडी का बनेगा तो फिर ये तय करने का अधिकार तो आरजेडी को होगा ना, उनका चेहरा कौन होगा। या ये भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि आपकी पार्टी का कौन होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। और भाई अगर आप ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पर तो मामले हैं, मुकदमे हैं, उनको तो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई जो है वो समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाती रही है, तो भैया अपने मुंह पे हाथ फेर लो। राहुल गांधी का क्या है, सोनिया गांधी का क्या है, जमानत पे घूम रहे हो। और दूसरी बात ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुके हैं, तो फिर तो आपको भी लीड नहीं करना चाहिए अपनी पार्टी को और गठबंधन को। रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, चुनाव प्रचार रोड शो के लिए भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप पर चार्जशीट फ्रेम हो चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी, ट्रायल शुरू हो चुके, तो आप भी उतने ही गंभीर आरोपी हैं जितने लालू परिवार या उनके साहबजादे। मुझे लगता एक्चुअल में ये है कि ईगो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने जो 15-16 दिन की यात्रा की थी, वो जिसमें वोट चोरी और एसआईआर का विरोध भी चलो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन ये जो वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया बार बार, लालू यादव को और उनके परिवार को वो बहुत अखरा है। क्योंकि जब आप चोरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी संदर्भ में, तो फिर वो चारा चोर के रूप में जो है लोगों के दिमाग में उभरता है। तो ये चीज लालू परिवार को जरा नागवार गुजरी है। पर उनको चोर शब्द से डर लगता है ना, शायद इसीलिए आप कह रहे हैं कि उनको नागवार गुजरा। तो वो वहां से एक्चुअल में चीजें खराब होनी शुरू हुई। और जब ये अपना वो सब तिया पांचा करके वहां से निकले और मलेशिया के लिए रवाना हो गए, उसके बाद तेजस्वी को अलग से एक यात्रा निकालनी पड़ी। फिर उसमें ये वोट चोरी भी गायब, एसआईआर भी गायब, फिर बिहार अधिकार यात्रा के रूप में उन्होंने किया। वो वोट अधिकार यात्रा नहीं थी, बिहार अधिकार यात्रा थी। और उसमें जितने भाषण हुए, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं वोट चोरी का, एसआईआर के विरोध का जिक्र तक नहीं, क्योंकि जमीन पर वो है ही नहीं। तो वो चुनाव खराब करके गए थे और लालू परिवार को एक चोट भी पहुंचा करके गए थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो सब चीजें फिर ताजा हो गई, चारा चोरी की भी। और रेलवे में जब मंत्री बनकर के इन्होंने जॉब फॉर लैंड, वो जमीन वाला जो है सारा कांड किया था, वो भी सब लोगों की स्मृति में। और दूसरी बात ये है कि ये तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ना कि जब मोदी जी जाते हैं तो वो सब जंगल राज वगैरह सब याद दिला देते हैं पब्लिक को। उनका जो अंदाज है वो सब, और लालटेन का युग नहीं रहा ये भी बता देते हैं। तो अब तो एलईडी बल्ब आ गए हैं, तमाम चीजें, तो उनका अंदाज एकदम निराला है। तो अब लालटेन का युग खत्म हो गया है, तो ये कहना वो चूकते नहीं है आजकल, और वो सारा जंगल राज भी याद दिला देते हैं।
तो ये राहुल गांधी ने एक्चुअल में बैकफायर किया वहां पे इस मुद्दे को उठा करके। सर, और जिस तरह से ये तेजस्वी यादव एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान करते जा रहे हैं, अब वो जीविका दीदी को 10,000 से नहीं 30,000 दे देंगे उनको, तो ये सब जो योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं सर, ये तो बिना सिर पैर किए ना हर घर में एक आदमी को नौकरी दी जाएगी। मतलब क्या वो बहुत ज्यादा डर गए हैं एनडीए से, इसलिए उनको लग रहा है कि अनाप शनाप सारी की सारी कोई ना कोई योजना अनाउंस करते जाओ, जैसे वो खटाखट 8,500 रुपए हर महीने की 6 तारीख को आपके खातों में आएंगे, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। कुछ वैसा ही काम इस वक्त आपको तेजस्वी करते हुए नजर नहीं आ रहे? यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या कसर छोड़ी थी, तो दिल्ली की जनता ने क्या भरोसा किया उन पर। इसी तरह से पंजाब में इन्होंने कहा था कि हर महिला को 1,000 रुपये प्रति महीना, और किसी की मतलब कोई सरकार से रिटायर हुआ या कहीं से भी रिटायर हुआ, उसकी कोई पेंशन भी आ रही है, इसके बावजूद हम उसे भी 1,000 रुपया देंगे। अभी आप बताइए मुझे कि 3 साल तो कंप्लीट हो गए फरवरी में, पंजाब में 4था साल चल रहा है, किसी की जेब में एक दमड़ी आई है क्या किसी महिला के पूरे पंजाब में? तो ऊंची ऊंची बातें करने में क्या जाता है। लेकिन अब लोग एक्चुअल में अवेयर हैं, सतर्क भी हैं, और जो नहीं है उनको, सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जल्दी इन चीजों को एक्सपोज कर दिया जाता है। ये जो घोषणाएं हुई है ना कि हम इसको इतना दे देंगे, इसको इतना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब सोशल मीडिया पर जोड़ घटा करके लोगों ने फिगर जो है वो पब्लिक तक पहुंचाई, और ये बताया कि भैया बिहार का टोटल बजट कितना होता है, उसके रेवेन्यू कलेक्शन कितने हैं, कर्जा कितना है, और उस हिसाब से ये जो घोषणाएं करते जा रहे हैं लोगों को बहकाने फुसलाने के लिए, ये जमीन पर कभी उतर पाएंगी या नहीं उतर पाएंगी। प्रैक्टिकली आप देख लो कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है, तो पब्लिक समझ जाती। मैं तो अभी एक दिन में शो कर रहा था जिसमें मैंने एक वीडियो चला करके दिखाया था। एक महिला से कोई लोकल रिपोर्टर पूछ रहा था कि आप किसको वोट देंगी, तेजस्वी को चुनेंगी? तो उन्होंने सीधे कहा कि नहीं नहीं मोदी जी को देंगे। तो उसने कहा कि मोदी जी ने क्या आपको कुछ दिया है अभी तक? उन्होंने कहा कि उन्होंने चाहे कुछ ना दिया हो, हम मोदी जी को ही चुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मोदी ने क्या कर दिया? तो वो ये कह करके महिला निकलती है कि मोदी जी ने हमारा माथा घुमा दिया है। वोट चोरी वही पे हो गई सर, वोट चोरी वही हो गई। तो महिलाओं में जो क्रेज है मोदी जी का और उधर नीतीश का, वो इनको परेशान कर रहा है। सर, ये जो पप्पू यादव है पूर्णिया से, जो निर्दलीय सांसद है, ये क्या खेल खेल रहे हैं? आज इन्होंने ये भी ऐलान किया कि बिहार का चुनाव अगर राहुल गांधी के अगुवाई में लड़ा गया तभी जीत हासिल होगी। सर, उन्होंने पिछले वो 99-100 चुनाव नहीं गिने, उसमें नहीं देखा कि राहुल की अगुवाई में कितने चुनाव लड़े गए और कितनों में जीत हासिल हुई? नहीं, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की तो ये कामना है कि राहुल गांधी वहां ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा सभाएं संबोधित करें, ज्यादा से ज्यादा मीडिया से बात करें और वीडियो भी जारी करें, क्योंकि इसी से तो माहौल बनता है, इसी से तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है। वो जितना वोकल होंगे, जितना बोलेंगे, जितनी सभाएं करेंगे, जितनी उठपटांग बातें करेंगे, जितना मोदी जी पर अटैक करेंगे, जितने निचले स्तर की बयानबाजी करेंगे, उतना ही फायदा होता है। तो बस शर्त यही है कि राहुल गांधी दिल्ली में ना बैठे। वो जब तक भी चुनाव प्रचार का समय है, दूसरे दौर का मतदान 11 को है ना, 11 नवंबर को, हाँ। तो 9 तारीख की शाम तक, जब तक चुनाव प्रचार खत्म ना हो जाए, इनको बिहार में रहना चाहिए। सर, आपकी कामनाएं शायद इसीलिए पप्पू यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपकी टेलीपैथी से बातें वहां पहुंच गई हों, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी तो कानों को हाथ लगा रहे होंगे वही रहे, इसीलिए शायद राहुल पटना नहीं गए बल्कि अशोक गहलोत को भेजा। अब अशोक गहलोत पर उनको कितना भरोसा है वो तो याद कर लीजिए, वो जो चुनाव होने वाला था अध्यक्ष के लिए, कैसे उन्होंने कहा था मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो
राजस्थान में रहूंगा, उनको भेजा गया, किसी और को भी नहीं भेजा गया, तो क्या बातें होंगी। लेकिन सर एक तो ऐसे कैंडिडेट हैं आरजेडी के भी जिनकी नामांकन पत्र जब उन्होंने पर्चा भरा तो वो खारिज हो गया, रद्द हो गया, उसको लेकर बड़ा विवाद हो रहा है कि जी वो यूपी से है इसलिए उनका पर्चा खारिज हो गया। ये क्या है? ये सब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपके पास एक ऐसा काबिल वकील भी नहीं है जो ठीक से आपका नामांकन पत्र दाखिल करवा दे और भर दे। तो ये दरिद्रता की स्थिति है, वैचारिक और मानसिक दरिद्रता की स्थिति है। फिर बहाने लगाओ, तो अकेले उसी का क्यों हुआ या दूसरे का ही क्यों हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ। इस तरह तो चिराग पासवान की भी एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था, तो वो क्या आरोप लगाए? उन्होंने तो कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे। तो ये सब केवल फेस सेविंग के लिए और कुछ नहीं। सर समाजवादी पार्टी के जो मुंबई के नेता हैं अब्बू आजमी, उन्होंने भी कांग्रेस के लिए बड़े अपशब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो कुछ कांग्रेस बिहार में कर रही है उस पर तो थू थू होगी, और वहां पर महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव भी समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम वो जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन उनके साथ नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का बिहार में आपको कोई आधार दिखता है सर, जिस जो कांग्रेस पर गुस्सा निकाला जा रहा है, क्या मतलब है? कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और ये अबू आजमी तो एक्चुअल में होड़ लेता हुआ दिखाई देता है असदुद्दीन ओवैसी से। सांप्रदायिक राजनीति में इनकी अपनी एक होड़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी तो एक वीडियो वायरल होता है कभी कभी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस इस पर यकीन मत करना, जब ये हमारी नहीं हुई तो किसी और की क्या होगी, इसको वोट मत देना। ये जब इनकी लड़ाई सींग भिड़े हुए थे तब का वीडियो है जो वायरल हो जाता है या कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा। तो ये सब एक्चुअल में मजबूरी में एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, वरना ये सब एक दूसरे की कीमत पर ही तो आगे बढ़े हैं। अलग अलग राज्यों में ये सब कांग्रेस का जनाधार खा करके ही आगे बढ़े हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल इस समय कांग्रेस के साथ हाथों में हाथ डाल करके फोटो खिंचवाते हैं या इंडिया अलायंस में सक्रिय हैं इनके साथ, वो सब कांग्रेस के ही बेस पर पैर रख करके आगे बढ़े हैं। कांग्रेस भी नहीं चाहती कि वो बढ़े और ये भी नहीं चाहते कि कांग्रेस बढ़े। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन चल रहा है और लगातार चुनाव हार रहा है। सर अभी 12 सीटों पर जैसे कि आपने बताया कि आमने सामने होंगे आरजेडी या इस महागठबंधन की और पार्टियों के लोग। जेएमएम ने भी 6 जगह पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो आपको लगता है कि जेएमएम के साथ सरकार में झारखंड में कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर जो रायता फैला है क्या उसका असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा, झारखंड सरकार पर नहीं पड़ेगा? अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि 23 अक्टूबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सब चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है, देखते हैं क्या क्लियर होता है क्या नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे के सामने उनके विड्रॉल करने की भी अब कोई स्थिति रह गई है। तो अगर वो लड़ेंगे तो फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या आप पब्लिक के सामने किस मुंह से लेकर के सामने आएंगे कि आप सीटों का बंटवारा भी ठीक तरीके से नहीं कर पाए या सहमति के साथ कैंडिडेट नहीं उतार पाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल इसलिए कि ये सवाल उठ रहे थे कि कोई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, बाकी का तो छोड़ दीजिए। तो बस उपस्थिति दिखाने के लिए कि हम देखो सब बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ होगा मुझे लगता नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई वॉश है, पोस्चरिंग की कोशिश है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन कितने साथ साथ हैं, कितना जूतम पैजार इनके बीच में हुई है पूरे बिहार की जनता ने देखा है। तो अब आखिरी लम्हों पर आकर आप जो रफू करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशन में, वो कामयाब होने वाला नहीं है। और वैसे भी गहलोत के बारे में तो कहा जा सकता है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते, अब तो बाजी हाथ से निकल चुकी है। सर आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।